Hello everyone. Today I am going to discuss about the property number 4 of determinant. देखिए प्रॉपर्टी 4 में क्या है, इफ ईच एलिमेंट, आपको 3 प्रॉपर्टी हम पिछले लेक्चर में बताए थे। अब देखिए चौथी प्रॉपर्टी क्या है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ रोज आर कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट के, देन इट्स वैल्यू गेट्स द मल्टीप्लाइड बाई के। कहने का मतलब ये है, अगर कोई डिटर्मिनेंट दिया है और उसमें हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो पहले ये डिटर्मिनेंट है, इसका आप लोग वैल्यू निकाल लीजिए। मान लीजिए इसका वैल्यू आएगा, आपको हम पहले ही बता चुके हैं क्या आया था वैल्यू, तो B2C3 माइनस B3C2, फिर उसके बाद इसको C1 से एक्सपेंड करिए, चाहे C2 से करिए, किसी से कर दीजिए। मान लीजिए P1, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसको ढकिए तो A2C3 माइनस A3, देखिए A2C3 माइनस A3C2, फिर प्लस C1। जब C1 को ढकेंगे तो क्या आ जाएगा, A2 B3 माइनस B2 A3, ये आया था। अब हम इसमें K का मल्टीप्लाई कर दिए। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स में था तो हम लोग एक नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, तो हर एक एलिमेंट में करते थे, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सारे एलिमेंट में। लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब R1 के प्लेस पर क्या किए, KR1, तो हम केवल इसी में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए R1 के प्लेस पे क्या लिखे हैं, KR1, मतलब कि आपको R1 के जगह पे क्या लिखना है, KR1। तो देखिए KA1, KB1, KC1। अब इसको सॉल्व करके देखिए, के आपका कॉमन में बनेगा, बाकी आपका यही आएगा, आप एक्सपेंड करके देख लीजिएगा। मतलब कि फर्स्ट प्रॉपर्टी में था कि अगर हम रो को कॉलम से इंटरचेंज कर दें तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। दूसरा था कि जब दो रो को आपस में इंटरचेंज करें या दो कॉलम को, तो जो उसका साइन होता है वो चेंज होता है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी आपकी, कि अगर दो रो या कोई दो कॉलम आपस में सेम हो तो उसका क्या आता है, वो आइडेंटिकल हो जाता है, मतलब उसका वैल्यू 0 हो जाता है। अब चौथी प्रॉपर्टी में क्या है, अगर कोई डिटर्मिनेंट है तो किसी एक हम रो या कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जो उसका वैल्यू आएगा उसी के मल्टीपल्स में आएगा। यहाँ के जैसे इसकी जो वैल्यू आएगी के मल्टीपल्स में। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये 24 आया था, मान लीजिए ये 18 आया था, ये सॉल्व करने पे 18 आया था, और हम मान लीजिए 3 का यहाँ मल्टीप्लाई किए थे, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 54। 18 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 54 इसका आंसर आएगा, इसका और इसका 18। आप अपने से एग्जाम्पल लेके कर लीजिएगा, कोई भी एक डिटर्मिनेंट सपोज करिएगा, उसकी वैल्यू निकालिएगा, फिर क्या करिएगा, उसी में किसी भी नंबर से अपने आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो उसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा आपका, उसी का मल्टीपल्स। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले ले रहे हैं, डेल इज इक्वल टू हम ले लिए 2 3 4 1, तो हम इसकी वैल्यू निकाल दिए, क्या आ गया, 2 1 जा 2 माइनस 4 3 जा 12, आ गया कितना, -10। अब हम डेल 1 इज इक्वल टू, हम क्या कर रहे हैं, R1 में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 2R2 का, 2R1, हम R1 में 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, और यहाँ क्या हो जाएगा, 3 3 2 जा 6 4 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 4 माइनस 6 4 जा 24, आ गया -20, और इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू -10 इज इक्वल टू 2 10। डेल्टा 1 क्या आ गया, 2 10। कहने का मतलब है कि हम जो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर जो आएगा वो उसी का मल्टीपल्स आएगा। अब आप 3 ऑर्डर का भी लेके वेरीफाई कर लीजिए। अब देखिए प्रॉपर्टी 5, इसमें क्या है,
कि जैसे हम किसी डिटर्मिनेंट को, जैसे मान लीजिए सम में लिखा है, तो उसको हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा डिटर्मिनेंट में हम उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल पहले समझिए, ये डिटर्मिनेंट लिखा है। अब R1 में देखिए ये सम है, λ1 इसमें ऐड है, इसमें λ2, इसमें λ3। तो हम इसको एक्सपैंड करके कैसे लिखेंगे, पहले A1 A2 A3, देखिए A1 A2 A3 है, बाकी एज इट इज उतार दिए हैं, फिर प्लस, फिर क्या लिखें λ1 B1 C1, देखिए λ2 B2 C2, λ3 B3 C3। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, इसको सिंप्लीफाई करिए, दोनों साइड आपका आंसर सेम आएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। इस पे हम बेस्ड ये वाला प्रूफ करते हैं। ये एग्जाम्पल है आपका NCERT, इसमें इस थ्योरम का यूज है, इस प्रॉपर्टी का यूज है, प्रॉपर्टी 4 का इसमें यूज है, इसलिए हम ये एग्जाम्पल लिए हैं। देखिए यहाँ लिखा है सो दैट, इसको आपको 0 लिखना है। तो यहाँ देखिए पहले तो जो लिखा है उसको हम लिख लेंगे, डेल इज इक्वल टू ABC। अब आ गया आपका A + 2x, फिर हो गया B + 2y, फिर हो गया C + 2z। अब आपका आ गया x y z। अब यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग अप्लाई करते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी 5। अभी जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं, क्योंकि यहाँ देखिए प्लस में है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब डेल इज इक्वल टू, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, देखिए A फिर देखिए B Y C Z, फिर बीच में प्लस है तो प्लस है, फिर देखिए A2x x, फिर क्या है B2y y, फिर क्या है C2z और क्या है फिर z। अब देखिए इसको A B C x y z, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, ABC हमको यहाँ लिखना पड़ेगा टेकिंग 2 फ्रॉम R2, साइड में ऐसे लिख दीजिएगा। अब देखिए यहाँ बच्चा x y z। अब आपको दिख रहा होगा कि R1 और R2 फर्स्ट एक्सपेंशन में R1 और R2 सेम है, सेकेंड एक्सपेंशन में R2 और R3 सेम है। तो हम लिखेंगे सिंस इन द फर्स्ट एक्सपेंशन में क्या आया है, R1 एंड R2 आर identical and in second R2 and R3 are identical, therefore del is equal to क्या हो जाएगा 0 + 0, del is equal to क्या आएगा 0। देखिए यहाँ ये दोनों सेम था तो इसकी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि हम थर्ड प्रॉपर्टी पढ़े थे। ये भी देखिए क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम है तो इसकी भी वैल्यू पूरा 0 हो जाएगी, तो 0 + 2 × 0 0 ही आएगा। तो ये आपका डेल इज इक्वल टू 0। देखिए कैसे हम प्रॉपर्टी को यूज़ किए हैं, ऐसे ही आपको प्रॉपर्टी को यूज़ करके प्रूव करना है। अब देखिए 6 प्रॉपर्टी क्या होगा। देखिए हम लोग 6 प्रॉपर्टी को देखते हैं कैसे करेंगे 6 प्रॉपर्टी। देखिए ये क्वेश्चन देते हैं प्रॉपर्टी 6। प्रॉपर्टी 6 में क्या है कि हम आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाए थे तो कुछ रूल बताए थे 3, उसी का इसमें यूज है। देखिए यहाँ लिखा है इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो
और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट, अगर हम डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या कॉलम को आपस में ऐड करें मल्टीप्लाई करके या सब्ट्रैक्ट करें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती है। अब देखिए यहाँ पर जैसे अब लिखा है कि अदर रोज आर कॉलम आर एडेड देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम, मतलब कोई चेंजिंग नहीं आएगी, सेम ही आएगा। या हम ऐसे कह दें द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम इफ वी अप्लाई द ऑपरेशन, जैसे हम कह दिए आर आई को ऑपरेट कर रहा है आर आई प्लस के आर जे, तो ये आई जे से आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। एक सिंपल सा हम एग्जाम्पल लेते हैं, उसी एग्जाम्पल के थ्रू प्रॉपर्टी 6 समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए हम डेल इज इक्वल टू ये ले लिए A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब हम प्रॉपर्टी 6 का इसमें यूज करते हैं। जैसे देखिए डेल इज इक्वल टू ये लिख दिए, अब हम कह रहे हैं कि हम R1 के जगह पे अप्लाई कर रहे हैं R1 प्लस के R3, मतलब कि R1 ये है, अब उसके जगह पे हम लिखेंगे ये R1 फिर प्लस के का मल्टीप्लाई करके R2 में उसके साथ ऐड करना। अब देखिए ये कैसे, तो डेल इज इक्वल टू, पहले हम लोग इसकी वैल्यू को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू जब सॉल्व कर लेंगे तो A1 क्या आएगा, लिख लेते हैं थोड़ा। A1 तो क्या आ जाएगा B2 C3 माइनस C2 B3, या वैल्यू ना सॉल्व करें तब भी आ जाएगा, डायरेक्ट रन दीजिए। अब यहाँ देखिए आप चाहें तो सॉल्व करके यहाँ लिख भी सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे R1 प्लस के R3, तो डेल 1 इज इक्वल टू R1 के प्लेस पर A1 प्लस क्या हो गया के B1, A2 प्लस के बी सॉरी C3 R3 में ऐड कर रहा है ना, तो यहाँ C1 होगा और यहाँ क्या हो जाएगा C2, इसके साथ इसको ऐड करना है, लेकिन इसमें K का मल्टीप्लाई करके। A1 प्लस के C1 A2 प्लस के C2, फिर क्या हो जाएगा A3 प्लस के C3। अब बाकी को हम एज इट इज उतार देंगे क्योंकि हम अप्लाई केवल R1 में किए हैं, R1 को R3 से, लेकिन लिखना था आपको R1 के प्लेस पे। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए ये तो अप्लाई करना होगा, अब वेरीफाई अगर करना हो हमको तो देखिए हम यहाँ यूज करते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी फिफ्थ, प्रॉपर्टी फिफ्थ। अब प्रॉपर्टी फिफ्थ का यूज करेंगे तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3, फिर प्लस अब KC1 KC2 KC3, फिर उसके बाद B1 B2 B3 C1 C2 C3, इतना आया समझ में। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे हम क्वेश्चन लिखे हैं इसलिए थोड़ा हम इसको इरेज करते हैं ऊपर। देखिए यहाँ पे इसको एज इट इज उतार देंगे। ये क्या था A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, फिर प्लस के को कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या C1 C2 C3 B1 B2 B3 B1 B2 B3, फिर क्या है C1 C2 C3 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस K इंटू 0। ये क्यों 0 हो गया, क्योंकि ये आइडेंटिकल हो गया। यहाँ लिखते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी थर्ड, यूजिंग प्रॉपर्टी थर्ड, क्योंकि देखिए ये R1 और R3 क्या हो जा रहा है, आइडेंटिकल हो जा रहा है, इसलिए इसकी पूरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, तो K इंटू 0 0 हो गया। अब बचा आपका क्या, ये इसके जगह पर हम लिख सकते हैं डेल्टा, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू देखिए यही आया है, तो डेल्टा प्लस 0 इज इक्वल टू डेल्टा आ गया। और यहाँ क्या था डेल 1 था,
ये del 1 इज इक्वल टू del आ गया, आपका प्रूफ हो गया ये। देखिए हम क्या किए थे, R1 के प्लेस पर R1 प्लस के R3 कर दिए थे, तो भी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आई है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम यही अप्लाई करें, आप अप्लाई ऐसे भी कर सकते थे, R1 के प्लेस पर R1 प्लस R2, R1 के प्लेस पर R1 माइनस R2, या हम ऐसे भी यूज़ कर सकते थे C1 के प्लेस पर C1 प्लस C2, या C1 प्लस 2C2, C2 माइनस C3, C2 के प्लेस पर C2 माइनस C3। इस तरीके से आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो। अब हम लोग प्रॉपर्टी 6 का यूज़ करके एक क्वेश्चन प्रूव करते हैं। देखिए लिखा है क्वेश्चन में, यूजिंग प्रॉपर्टी प्रूव दैट, ये लिखा है 1 1 1 ए बी सी बी सी सी ए बी इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले हम ऐसे लिख लेंगे डेल इज इक्वल टू, यहाँ प्रूफ डाल देंगे। तो डेल इज इक्वल टू क्या है आपका 1 1 1, उसके बाद क्या है ए बी सी बी सी सी ए बी बी सी ए बी। ऐसे क्वेश्चन में हम थोड़ा ध्यान देते हैं राइट हैंड साइड। तो आपको लाना क्या है, a माइनस बी, यहाँ a है यहाँ b है, यानी हम इसमें से इसको माइनस कर दे तो a माइनस बी आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दे तो b माइनस सी आ जाएगा। c माइनस ए जब कर देंगे वो भी आ जाएगा, लेकिन ये पूरा ज़ीरो नहीं बनाना होता है, कोई दो ज़ीरो बनाते, क्योंकि पूरा ज़ीरो बना देंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू ज़ीरो आ जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम का अगर सारा एलिमेंट ज़ीरो हो तो उसकी वैल्यू ज़ीरो आती है, तो इसीलिए हम सारा ज़ीरो नहीं बनाते हैं। तो डेल इज इक्वल टू हम ऐसे करते हैं अप्लाइंग, हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइंग R2 के प्लेस पर क्या R1 के प्लेस पर हम कर रहे हैं R1 माइनस R1 के प्लेस पर R1 माइनस R2 एंड R2 के प्लेस पर क्या कर रहे हैं R2 माइनस R3। आपको ये ध्यान देना, जो यहाँ रहेगा वही यहाँ लिखना है। देखिए अब डेल 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ हम अप्लाई किए R1 के प्लेस पर R1 माइनस R2 करना है, यानी 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, a माइनस बी, फिर क्या हो जाएगा बी सी माइनस सी ए, फिर 1 माइनस 1 0, बी माइनस सी, फिर सी ए माइनस ए बी। देखिए प्रॉपर्टी 6 का यूज हो रहा है और इसमें हम कुछ नहीं अप्लाई किया, इसको एज इट इज होता है। अब यहाँ देखिए 0 a माइनस बी, यहाँ दोनों में c है तो हम यहाँ c को कॉमन ले लेते हैं, माइनस c कॉमन ले लें तो बचेगा क्या a माइनस बी। अब यहाँ 0 b माइनस सी, यहाँ दोनों में a है, माइनस a को कॉमन ले लें तो बचेगा b माइनस सी। अब यहाँ हो गया 1 c a b। अब यहाँ देखिए इसको एक्सपैंड कर लीजिए, अब एक्सपैंड करना तो आप लोग को बताया ही गया है, एक्सपैंड कर लीजिए सब लोग। तो एक्सपैंड हम लोग किससे करें, जिसमें जीरो बना रहता है, तो हम लोग लिखेंगे इट एक्सपेंडिंग बाई C1। आप जरा देखिए ये दो वैल्यू लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर ये ज़ीरो है तो ज़ीरो ही आएगा, ये भी ज़ीरो है तो पूरा ये ज़ीरो है, केवल हम इसको तोड़ते हैं। जैसे देखिए 0, ये भी 0 आएगा। अब ये एक ही बचा है जो 0 नहीं आएगा, ये प्लस माइनस प्लस, अब यहाँ 1 बचा। अब ये किस प्लेस पे रहता है, थर्ड 3 1, यानी थर्ड रो और फर्स्ट। पहले हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ कॉमन लेके बाहर कर लेते हैं, उसके बाद हम लिखेंगे टेकिंग a माइनस बी फ्रॉम R1 एंड b माइनस सी फ्रॉम R2। कॉमन ले लेंगे तो ये छोटा बन जाएगा, तो यहाँ पे कॉमन लेंगे तो बचा क्या आपका a माइनस बी, R1 से कॉमन आ गया, b माइनस सी
R2 से कॉमन आ गया, बचा क्या है यहाँ 0, यहाँ 1 क्योंकि बाहर चला गया, ये भी बाहर चला गया, बचा C, यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा -a, यहाँ 1 C A B, ये आपका आ गया। अब देखिए अब एक्सपैंड करेंगे, अब एक्सपैंड करेंगे और लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाई C1, एक्सपेंडिंग बाई C1। तो एक्सपेंड करिए क्या हो जाएगा A माइनस बी, B माइनस सी। अब ये देखिए 1 लिखिए खाली, तो ये और ये ढक लीजिए, बचा क्या 1 माइनस सी, 1 माइनस ए। हम ये तो क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि 0 ही हो जाता है इसीलिए नहीं लिखे हैं। आप लोग को लिखना हो तो लिख लीजिएगा A माइनस बी, B माइनस सी। अब यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या हुआ माइनस ए और ये माइनस माइनस प्लस सी। अब आपका ये आ गया A माइनस बी, B माइनस सी और क्या हो गया C माइनस ए। आपको 2 लेक्चर में पार्ट 2 और पार्ट 3 में आपको हम पूरा बता दिए प्रॉपर्टी, 6 प्रॉपर्टी है टोटल। आप सभी लोग इस 6 प्रॉपर्टी को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को करवाएंगे।